दोस्तों फाइनली मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हाँ, रट्टा नहीं लगाना है, इतना सुंदर तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों के खोपड़िया में घुसा दूंगा मेरे भाई। बस हाँ, सही तरीके से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से देखें। और सब्जेक्टिव में तो बहुत सारे क्वेश्चन होती है, लेकिन मेरे शेर और शेरनियों याद रखिएगा, मैं आज वो प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए मेरे भाई, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, वो फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप लोगों को एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन दिए गए। इस तरह से मेरे भाई टोटल आप लोगों को 1500 क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, जहां पर अच्छी तरह से आप सुबह शाम हर समय हर घड़ी टेस्ट लगा करके अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं मात्र 99 रुपया में। अब आइए सर बात करते हैं पहला क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। आप लोग ध्यान देंगे, हमारा 80 मार्क्स का एग्जाम होगी, जिसमें से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आती है और हमारा 50 मार्क्स का जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। मेरे भाई एक क्वेश्चन और याद रखिएगा प्यारे, ये जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है ना, स्टूडेंट्स इसी पे कम ध्यान देते हैं और यूट्यूब में भी बहुत ही कम रेयर केस में स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है सब्जेक्टिव। सबसे ज्यादा मेरे भाई बताया जाता है क्या, ऑब्जेक्टिव। ये हमारा 30 मार्क्स का है, जबकि हमारा 50 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव होते हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें ध्यान देना है। इसी 50 मार्क्स को मेरे दोस्तों मैंने कैटेगराइज वाइज डिवाइड किया है। देखिए मेरे दोस्तों, इसी जो हमारा 50 मार्क्स आते हैं ना एग्जाम में, इसी को मैंने कैटेगरीज वाइज डिवाइड किए हैं। क्या भाई, 5 मार्क्स का निबंध लेखन, 5 मार्क्स का पत्र लेखन, 5 मार्क्स का संपादक लेखन और 5 मार्क्स का संप्रसंग, यानी 20 मार्क्स आपको यूं ही मिल जाएगी हंसते खेलते, अगर आपको फॉर्मेट पता है तो। खैर मेरे भाई डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। 15 तारीख के जो एग्जाम है इसके अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है, चलिए भाई एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे शेरों शेरनियों 99.9% ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुकी है कि कोयला किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है। अब तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोगों को अच्छी तरह से ज्ञान होगा हमसे भी ज्यादा, लेकिन मेरे भाई खोपड़िया में घुसा के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। सुनिएगा, कोयला किसे कहते हैं। कोयला जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। कोयला एक ऐसा पुष्प है, कोयला एक ऐसा फूल है, कोयला एक ऐसा कुसुम है जहां पे मेरे दोस्तों बरसात के मौसम में जहां तहां उग जाती है। थोड़े से भी गड्ढे होती है उस पानी में, कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों पनप जाती है हमारा कौन सा फूल, तो बताएं कोयला का फूल, जो बिल्कुल कमल के फूल की तरह दिखाई पड़ता है। इसे हम लोग मुकुट या कोका बेली के नाम से भी जानते हैं भाई, याद रखना। जो हमारा कोयला है इसको हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे हमारा बोल सकते हैं सर इसे कुमुद या हम लोग कोका बेली के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता होती है, जो हमारा कोयला फूल है, कोयला जो पुष्प है, इसकी कई विशेषता होती है मेरे भाई, जो मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहली इसकी विशेषता याद रखना है कि कोयला पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप जाती है। अगर कोई गड्ढा खोदा हुआ है और उसमें अगर पानी जम गई है तो मेरे भाई वहां पर हमारा जो कोयला का पुष्प है वो तुरंत पनपने लगती है। पहला विशेषता, पहला क्वालिटी यही है। दूसरा क्वालिटी पे बात करते हैं सर, ये भारत में अधिकतर स्थानों पर पाई जाती है। जो हमारा दूसरा विशेषता होती है हमारा कोयला जो है भारत के अधिकतर स्थानों पर पाए जाते हैं, जहां पे भी थोड़ा सा बारिश के मौसम में पानी जम जाते हैं, वहीं पे जाकर हमारा कोयला का पुष्प जो है खिल उठती है। अगला है सर पॉइंट नंबर 3, इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने लगती है। मेरे भाई इसका जो खुशबू है ना, इसकी जो महक है, इसकी जो गंध है, इसकी जो सुगंध है, इतनी सुंदर होती है, लगता है मेरे दोस्तों की गुलाब की फूल मुझे सुंघा रहा है। इस तरह से इसकी जो हमारा गंध होती है सूंघने से लगता है, यानी इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है। इसका खुशबू सूंघने से मेरे दोस्तों आप अगर दुख है फिर भी आप सुखी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगला ऐसे शरद ऋतु की चांदनी में, जब हमारा ठंडी की मौसम आती है तो चांदनी रात में देखें ना भाई, जो चांद होती है ना मेरे दोस्तों, इस तरह से जो चांद बना होता है ना मेरे भाई, ये चांद हमारा कहाँ पे नजर आती है, तो हमारा जो तालाब होती है ना पोखर, वहां पे हमें नजर आती है। इसी तरह से हमारा कोका बेली या मेरे दोस्तों कोयला का जो फूल है वो इस तरह से दिखाई देते हैं पानी के अंदर। वही कह रहा है कि शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोयला की ही पत्ती के समान लगती है, दोनों एक समान लगती है। यानी जो हमारा चांद है, चांद की जो छवि बनती है, प्रतिमा बनती है, तो कहां पे हमारा तालाब में, उस तालाब में जो प्रतिमा बनती है वो ऐसा लगता है जैसे कोयला का क्या है, पत्तियां खिला हुआ है। तो ये था सर हमारा कोयला
किसे कहते हैं, कोया की क्या क्या विशेषता है, मैंने आप लोगों को शानदार तरीके से बताया और चैलेंज करता मेरे भाई कि अगर आपने सही तरीके से समझ लिए तो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये कमल फूल की तरह ही होती है, जहां पानी मिले वहीं पे जाकर पनप जाती है। आशा कर रही हो रे हमार भाई और हमार बहन, तो हनी हमार बतवा बुझल पा रही, आशा करियो ना रे दीदी। अब देखिए अगला क्वेश्चन तो होने से करल गए दादा रे। क्वेश्चन कहला कि बच्चे का माँ दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंध का जीवन चरित्र होता है। याद रखना है भाई, क्या क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा कि हम लोग बचपन में अपने माँ का दूध पीते हैं, यस या नो, तो वही कह रहा है कि बच्चों का माँ दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, बल्कि माँ से बच्चे के सारे संबंध का जीवन चरित्र होता है। जब तक हमारे मम्मी हमारे गोद में दूध पिलाती है तब तक सिर्फ हम दूध नहीं पीते हैं, बल्कि मेरे दोस्तों हमारा सारा चरित्र वहीं से हमारा जनरेट होती है, वहीं से हमारा उत्पन्न होता है। कैसे है, तरह बच्चों का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। हर किसी को होता है मेरे भाई, आपको भी हुआ है, हम मुझे भी हुआ है और होता रहा है और मरते दम तक होगी, है ना, क्योंकि माँ से ज्यादा इस दुनिया पे लव करने वाला कोई नहीं भाई। बच्चों का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ता है। जब हम अपने माँ के कोख में जाते हैं, जब हम जन्म भी नहीं लेते हैं ना, जब हम अपने 3 महीना का अपने मम्मी के पेट में होते हैं, तब से मेरी मॉम और मेरे डैड मुझे प्यार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब वह जन्म लेता है, अब जब हम जन्म लेते हैं तो माँ के दूध पर ही 6 महीना तक निर्भर रहता है, और जब हम जन्म लेते हैं ना मेरे भाई, तो हम लोग 6 महीना तक अपने मम्मी के दूध से ही अपने जीवन यापन के खान पान को बिताते हैं, गुजारते हैं। इस दूध को वह आगे 3 वर्ष तक और ग्रहण करता है, और 6 महीना तक तो ग्रहण किए ही किए हैं, साथ ही साथ ये दूध जो है हम 6 महीना तक और ग्रहण करते हैं। ठीक है, माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में रखती है, और मम्मी जब भी दूध पिलाती है मेरे दोस्तों, इस तरह से आंचल में ढक कर हमें दूध पिलाती है, ताकि हमें कहीं धूप ना लग जाए, कहीं ठंड ना लग जाए। समझ पा रही है ना, इससे माँ बच्चों के मध्य संबंध सजीव हो उठता है, और इससे हमारे जो माँ और बच्चों का जो संबंध है मेरे दोस्तों, ये पूरी तरह से सजीव हो उठता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं, और एक तरफ मेरे दोस्तों मॉम और एक तरफ हमारा बच्चा, इस तरह से दोनों मिलकर अपने जीवन यापन को कई साल तक एक साथ मिलकर गुजारते हैं। और यही बच्चा जब बड़े हो जाते हैं तब कहते हैं माई वाइफ इज माई लाइफ, नो वाइफ, माई वाइफ इज माई लाइफ, नो। याद रखना है, बच्चा माँ के साथ ही रोता है, बच्चा जो है मेरे भाई माँ के साथ ही रोता है, माँ के साथ ही हंसते हैं। जब बच्चा रोते हैं तो मेरे दोस्तों मम्मी भी रो लेती है, जब माँ रोती है तो बच्चा भी रो लेते हैं, जब माँ हंसती है तो बेटा भी हंसता है, बेटे जब हंसती है तो बेटा माँ भी हंसने लगती है। ठीक है, हंसता है, खेलता है, खाता है, पीता है और बड़ा होता है। ठीक है, माँ इन क्रियाओं से सुखी होती है, और जो हमारी मम्मी होती है ना, इन सारी क्रियाओं से क्या होती है मेरे भाई, सुखी होती है। और जब हम खेलते हैं, या हम जब मुस्कुराते हैं, या जब हम खाना खाते हैं, या हम पानी पीते हैं ना, तो मेरे मम्मी कितना मुस्कुराहट के साथ मेरे दोस्त हमारे नज़र की ओर देखते हैं। आगे कहते हैं कि वह बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है, और माँ का जो ममता होती है वह अपने बच्चों पर लुटाती है। वह बच्चे को अपनी ममता की छांव के तले रखती है, और मम्मी का जो आंचल होती है इसी तरह से मेरे दोस्तों छांव में हमें ढक कर रखते हैं। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ का स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करती है, और बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूध नहीं पीते हैं, बल्कि मम्मी का जो मेरे दोस्तों गर्माहट है, मम्मी का जो ठंडापन है, वो भी हमें महसूस कराती है। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सही तरीके से देख लिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे शेर सन्नियों कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हो सके तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आखिर इसमें किस प्रकार से मेरे दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछे जाएगी। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हुआ। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। जो हमारा विश्वनाथ है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, उस पर क्या अत्याचार हुई है। देखिए विश्वनाथ के बारे में मैं छोटा सा बता रहा हूं मेरे भाई, थोड़ा सा सुनिएगा। विश्वनाथ जब छोटे थे ना, उसी समय उसका छोटा भाई का जन्म होता है, और मेरे दोस्तों इस तरह से माँ का दूध से उनको दूर रखा जाता है विश्वनाथ को। तो विश्वनाथ कहता है
कि मेरे भाई कि हमारा मम्मी जब मुझे जिस समय दूध पिलाना चाहिए मेरे मम्मी को, उस समय मैं अपने मम्मी से अलग हो जाता हूं और मेरे भाई को सारा दूध पिला देते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मम्मी अपने बच्चों को, जो मेरा छोटा भाई है उसको अच्छी तरह से प्यार देते हैं और मुझे पालने के लिए किसी दाई के हवाले कर दी है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मम्मी हमें गाय का दूध पिलाती है, पाउडर का दूध पिलाती है, जबकि हमारे छोटे भाई को हमारा माँ अपने दूध पिलाती है। इस तरह से कहते हैं कि हम पर काफी अत्याचार किए गए हैं। देखिए मेरे भाई सुनिएगा, विश्वनाथ अभी छोटे थे, विश्वनाथ जो है पूरी तरह से छोटे थे और उसी समय मेरे दोस्तों माँ के दूध का सेवन कर रहे थे। जब विश्वनाथ छोटे थे, नन्हा मुन्ना राय थे, उसी समय अपने माँ का दूध पान कर रहे थे, सेवन कर रहे थे कि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। जैसे ही वो मेरे दोस्तों वो छोटे थे, जब वो अपने माँ का दूध पी रहे थे, उसी समय उसका छोटा भाई का जन्म हो जाता है। छोटे भाई के जन्म के कारण उन्हें माँ का दूध पिलाना बंद कर दिया और मेरे भाई छोटे बच्चे जब घर में जन्म ले लेते हैं ना, तो जो उससे बड़ा होते हैं उसको दूध से दूर रखा जाता है। ठीक हमारा विश्वनाथ के साथ वही हुआ जो आमतौर पर आम बच्चों पर होते हैं। तो छोटे भाई के जन्म के कारण उन्हें माँ दूध पिलाना बंद कर दिया गया। अब माँ का दूध छोटा भाई पीता था। अब जो माँ का दूध है वो कौन पीता है? छोटा भाई पीता है। विश्वनाथ इसे स्वयं पर अत्याचार कहते हैं और विश्वनाथ इस बात को स्वयं पर कहते हैं कि मम्मी आप हम पर ना अत्याचार किए हैं। माँ कहती है कैसे? तो बेटा कहता है विश्वनाथ कि मम्मी जिस समय हमें दूध पिलाना चाहिए आपको, उस समय आप हमें दूध से दूर रख दिए हैं और कितना सुंदर आप छोटे भाई को दूध पिला रहे हैं। यही चीज सोचकर विश्वनाथ कहता है कि मम्मी आप मुझ पर अत्याचार किए हैं। माँ का दूध कर जाना उनके लिए अत्याचार के समान ही है। छोटा भाई माँ का दूध पीता है और विश्वनाथ को गाय का दूध पिलाकर निर्भर रहना पड़ता है। और मम्मी को कहती है मम्मी छोटे भाई को आप दूध पिलाते हैं और मुझे दूध पिलाते हैं गाय का दूध। ये सारे चीजों को देखते हुए विश्वनाथ अपने आप को कहता है कि मम्मी मेरे साथ अत्याचार किए हैं। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोग शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। 99% चांसेस है मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके पेपर में, 100% नहीं बोल सकता हूँ, 99.9% चांसेस है ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। देखिए मेरे भाई, गर्मी और लू से बचने के उपाय का विवरण दीजिए। आखिर हम लोग गर्मी से, ये अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ लिखने का मेरे दोस्तों कायदा होती है, लिखने का फॉर्मेट होता है, लिखने का स्ट्रक्चर होती है। इसी चीज को देखकर हम सभी को लिखना चाहिए। जैसे देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि गर्मी और लू से बचने के उपाय का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित है? क्या आपको कभी लू लगी है जिससे आपको लू से बचने के लिए अपनी मम्मी इस तरह से उपाय दिए गए हैं या उपाय बताए हैं? आइए सर बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन देख लिए, गर्मी और लू से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय है। देखिए गर्मी और लू से अगर बचना चाहते हैं ना, इसका बहुत सारा उपाय है जिसमें हम लोग कुछ उपाय के बारे में बात करने वाले हैं। पहला उपाय याद रखिएगा, धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाता था। पहले जमाने के लोग क्या करते थे मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी धूप में अपने लंगोटा होते हैं ना भाई, लंगोटा जिसे हम लोग बोलते हैं लुंगी या तो मेरी धोती होती है ना, तो उसी में जहाँ पे मेरे दोस्तों हम लोग गांठ बांधते हैं ना, उसी जगह पर मम्मी क्या करती थी ना मेरे भाई, वहां पर बांध देते थे प्याज। क्या करते थे मेरे भाई? प्याज बांध देते थे, पूरा टाइट से प्याज बांध देते थे और कहते थे अपने बच्चों से कि अगर कहीं आपको ऐसा महसूस हो तो मेरे दोस्तों आप क्या करें बेटा, आप इस प्याज का सेवन कर लेंगे तो आपको लू नहीं लगेगी। यानी धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाता था। दूसरा पॉइंट है सर, लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था। अब जैसे मेरे भाई अगर आप लू से बचना चाहते हैं, आप धूप के मौसम में काम कर रहे हैं और आप लू से बचना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आम का शरबत बनाएं, पन्ना बनाएं और उसको पी ले तो आपको लू नहीं लगेगी। तीसरा पॉइंट था, कच्चे आम को भुना जाता था। और कच्चा आम, जो आज हमारा आम के सीजन आने वाला है, तो जो कच्चा आम होती थी ना मेरे भाई, उसको हम लोग पूरी तरह से भूनते थे। कहाँ पे? आग में, ठीक है, भुना जाता था। गुड़ तथा चीनी के साथ उसका शरबत पिया जाता था। अब उसको हम लोग क्या किए, गुड़ लाएं, चीनी लाएं, उसका शरबत बनाएं, शरबत बनाकर मेरे दोस्तों उसे शरीर पर लगाया जाता था, शरबत बनाया जाता था। साथ ही साथ मेरे दोस्तों उसे शरीर में भी हम लोग लगा लेते थे तथा उससे नहाया भी जाता था। और जैसे मेरे दोस्तों हम लोग गुड़ के माध्यम से या कच्चा आम को जब लाएं, शरबत बनाएं, उसको पी ले सकते हैं। साथ ही साथ कच्चा आम को आप पका करके अपने बॉडी में लेपिंग कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है ना कि आप लू से बच सकते हैं। लू से बचने का कई सारा उपाय है जिसमें से हम लोग कुछ बातें बता रहे हैं, ठीक है। आगे बताया गया मेरे भाई क्या कि आपसे पूछा गया अगला
कि कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर भी धोया जाता है। और देखेंगे ना मेरे दोस्तों, अगर किसी को लू लग गया है, लू से पहले नहीं, लू लग गई है ना, तो मेरे शेर सरनियों उसको क्या करते हैं कि कच्चे आम का, जिस तरह हम लोग साबुन लगाते हैं ना, इसी तरह से उस पर सर पे लगाया जाता है, बॉडी में भी साबुन की तरह लगाया जाता है ताकि उसके अंदर से लू चला जाए। ठीक है, कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर भी धोया जाता है। हम केवल प्याज के प्रयोग तथा आम पन्ना पीने वाले उपाय से परिचित है, अन्य विवरण हमारे द्वारा सुनी नहीं गई है। ये इस तरह से मेरे दोस्तों आपको स्टेटमेंट लिखना है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे शेरों सनियों, आप लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन को रट्टा ना लगाएं और लिखने का भी ना कोशिश करें। अगर लिख लिए पहले तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी को सुनना है, लिखने में मजा कुछ और ही आएगी। अब आते से देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों तक बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना की है। लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बतख से किया है। जैसे देखिए मेरे भाई, जब बतख अंडा देती है ना, उसके बाद अपने अंडों को गर्माहट महसूस करते हैं, और उसके बाद जब अंडा से चूजा निकल जाते हैं ना, तो उस चूजा को मेरे दोस्तों इस तरह से पंख में दबो कर रखते हैं ताकि कोई इस पर अत्याचार ना करे। जब मेरे दोस्त आप देखेंगे ना कि कोई कौवा या चील वगैरह जब उसके पास आते हैं ना, तो बतख मेरे दोस्तों इस तरह से उड़ उड़ कर उसकी सामना करते हैं। हम लोगों ने इसी तरह से मेरे भाई अपने आंखों से देखे होंगे, हम लोग बचपना में, है ना, हम लोग बतख भी पालन करते हैं, इसलिए हम लोग का आइडिया है ना। देखिए, बतख अंडे देने के बाद पानी में नहीं जाती है। जैसे बतख अंडे दे दिए मेरे भाई, आप देखेंगे बतख जब अंडे पूरी तरह से दे देते हैं ना मेरे भाई, ठीक है, तो उस समय वो आप अंडे को छोड़कर पानी में नहीं जाते हैं। जब तक उसके अंडे से बच्चे नहीं निकल जाता तब तक उन्हें सेती है। जब तक उसके अंडे से बच्चे नहीं निकल जाते हैं तब तक वो इस तरह से अपने अंडे को गर्माहट महसूस देते हैं और अपने अंडे को सेती रहती है। कहता है वे अंडे को अपने पंखों के माध्यम रखती है, और मेरे भाई वह अंडे को अपने पंख के मध्य में रखती है। इस तरह वह बच्चों को बचा कर रखती है। और इसी तरह से मेरे दोस्तों, जब उसके अंडे से चूजा निकल जाते हैं ना, तो निकलने के बाद इस तरह से वो अंडे को बचा कर रखते हैं। मेरे दोस्तों याद रखना है, अपने चूजे को रक्षा प्रदान करते हैं। वह अपने अंडे तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्कता के साथ साथ कोमलता से काम लेती है। और मेरे दोस्तों आप देखेंगे बतख के बच्चे को, मुर्गी के बच्चे को कोई भी अगर छूने जाएंगे ना मेरे भाई, तो फना, जैसे आप देखिए ना भाई नागिन डांस, इस तरह से फनाते हैं भाई। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे को, उसके अंडे को कोई छुए ना। ठीक है, एक तरफ जहां वह सतर्कता होती है, वही दूसरी ओर वह प्रयास करती है कि उसके अंडे तथा उनसे निकलने वाले चूजे को कोई नुकसान ना हो। वह इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे दोस्तों उसके अंडे का और उसकी चूजा का कोई नुकसान ना हो जाए, जिस कारण से वो मेरे दोस्तों अपने पंख पे ढक कर रखते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? आइए सर बात करते हैं अगला। ऐसे ही विश्वनाथ की मां भी करती है। हमारा विश्वनाथ कहते हैं कि ऐसे ही हमारा मां भी करती है, वह अपने बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। कहता है हमारा विश्वनाथ, कहता है कि इसी तरह से हमारे मॉम भी अपने बच्चों की देखभाल करती है। ठीक है, अच्छे से देखभाल करती है। वह उसे दूध पिलाती है और बच्चे के साथ मेरे दोस्तों इस तरह से दूध भी पिलाती है, अपने साथ सुलाती है और अपने बच्चों को अपने साथ सुलाती है, उसका हर कार्य करती है। और कहता है उसका जितने सारे कार्य है, जैसे पेशाब करवाना, पाखाना करवाना, उसको धोना, कपड़ा को धोना, कपड़ा में पेशाब कर दिया तो उसको धोना, सारे काम कौन करते हैं भाई? उसकी मम्मी, यानी हमारी मम्मी, आपका मम्मी। इसी कारण लेखक विश्वनाथ ने अपने मां की तुलना बतख से की है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को ये स्टेटमेंट आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये शब्द अगर आप लोग सही तरीके से सुन लिए तो आप कभी नहीं भूलोगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई, खतरनाक जिसको बोलते हैं, याद रखना है। खतरनाक क्वेश्चन मतलब समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? ये आ रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अब्बू आ रहे हैं, इसी तरह से ये क्वेश्चन जैकबोर्ड की तरफ से आ रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और खास करके मेरे दोस्तों अगर कोई गोविंदपुर इलाका, धनबाद, गोविंदपुर, जैसे हम बोल सकते हैं सर, जैसे चिरकुंडा हो गया, कुमारडुबी हो गई, निरसा हो गया, मायथान हो गया, पंचेत हो गई, अगर कोई आप में से हैं तो आप लोग हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं कि सर हम कॉपी में कैसे लिखें, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कॉपी में सबसे पहले क्या लिखें। आप लोग हमारे साथ मुलाकात करके हमसे बैठ करके आपस में बातचीत कर सकते हैं कि आखिर हम किस प्रकार लिखेंगे।
ठीक है। तो अगर आप लोगों को मिलना चाहते हैं तो जो नंबर दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे साथ मेरे दोस्तों बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको एड्रेस बताऊंगा, उस एड्रेस पाकर हमसे मिलने कर आप अच्छी तरह से डिसीजन लेकर आपको एग्जाम में लिखना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना मेरे भाई, रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन मेरे भाई जब एग्जाम आती है ना उस समय वो लिख नहीं पाते। एक एक स्टूडेंट्स ऐसी होती है जो लगता है कि आप एग्जाम का कॉपी आएगा मैं फाड़ दूंगा, लेकिन इतने उसके अंदर में कॉन्फिडेंस हो जाते हैं वो भी गलत कर डालते हैं मेरे दोस्तों अच्छा क्वेश्चन का आंसर। इसलिए आप लोग अगर चाहते हैं राइट गाइडलाइन तो आप लोग हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं। बात करते हैं फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा का भी काम करता है। जो हमारा फूल है भाई वो हमारा गंध ही नहीं देता है बल्कि दवा का भी काम करती है। आखिर कैसा, सुनिएगा। लोगों का मानना है कि फूल अपने रंग तथा गंध के कारण पहचाने जाते हैं। बिल्कुल भाई, गुलाब का गंध हम लोग जैसे सूंघते हैं तो पता चल जाता है ये गुलाब है। कमल का फूल जैसे सूंघते हैं तो पता चल जाता है। आम का फूल जैसे सूंघते हैं तो पता चल जाता है कि ये हमारा आम का ही फूल है। यस या नो, या तो उनका कलर से भी हम पता कर सकते हैं कि आखिर ये कौन सा प्रकार के फूल है। ठीक है। तो लोगों का मानना है कि फूल अपने रंग तथा गंध के कारण पहचाने जाते हैं। लेखक कई बात को नकारता है, लेखक इस बात को नकारता है। हमारा जो लेखक है वह इस बात को नकारता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। वह गंध की महत्व को स्वीकारता है। वह कहता है कि गंध देती है, ये मैं स्वीकार करता हूं कि अलग अलग फूल का अलग अलग गंध होती है, ये मैं स्वीकार करता हूं, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन वह यह भी कहता है कि फूल केवल गंध ही नहीं देते। अब हमारा लेखक कह रहा है कि फूल केवल गंध ही नहीं देते बल्कि वह दवा का भी काम करते। बिल्कुल सही बात है भाई, फूल केवल गंध ही नहीं देते बल्कि फूल दवा का भी काम करते हैं। वह भरभंडा नामक फूल, कौन सा फूल भाई, सुनिएगा तो हंसने लगेगा भाई, हंस रहे हो मत, यही क्वेश्चन आगे। भरभंडा नामक फूल कौन कहता है, हमारा लेखक कहता है कि वह भरभंडा नामक फूल का वर्णन करता है। हमारा जो लेखक है वह भरभंडा नामक फूल का वर्णन करता है। इस फूल से निकलने वाला दूध आंख आने पर दवा का काम करते हैं। जिससे मेरे दोस्तों जब तालाब में हम लोग डुबकी लगाते थे, हमें पूरा याद है। अगर आप लोगों को ग्रामीण इलाके से तो आपको भी पता होगा, जब नया नया बारिश होती है ना, मानसून का मौसम आता है, तो मम्मी कहती है कि पहला बारिश में घर से ना निकलो ना, नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि आंख उठती है भाई। आंख मतलब समझ में, लाल लाल हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, हम समझने वाला है भाई, देसी आप लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ग्रामीण इलाके से हैं। तो आंख आने लगती है। ठीक है। तो हम लोग तालाब में मेरे दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग पूरा डुबकी लगाते हैं। हमारा आंख जब आ जाती है ना तो भरभंडा नामक जो पुष्प होती है ना उसको निचोड़ने से दूध आती है, दूध निकलती है, उसी दूध को हम लोग लगाते हैं। ठीक है। ये है सर इसका काम भरभंडा नामक फूल का। ठीक है। वह कह रहा है कि वह भरभंडा नामक फूल का वर्णन करता है। इस फूल से निकलने वाला दूध आंख आने पर दवा का काम करता है। इसे आंख में निचोड़ देने से आंख की बीमारी सही हो जाती है। और आंख में अगर निचोड़ देते हैं इसको तो हमारा आंख पूरी तरह से साफ दिखाई देने लगता है और जो लालपन आती है ना मेरे भाई वो भी समाप्त हो जाता है। नीम के फूल चेचक के मरीज के ठीक कर सकते हैं। और जो नीम का फूल है, देखिएगा जिसके घर में चिकन पॉक्स होता है ना भाई, उनके घर में नीम के फूल से खटिया, नीम का पत्ता जो होते हैं ना, नीम के पत्ता को खटिया में लगा देते हैं ताकि किसी और व्यक्ति का ना हो, साथ ही साथ वह व्यक्ति को जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस कारण से हम लोग नीम का पत्ता का इस्तेमाल करते हैं। चेचक चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो या बिग पॉक्स हो, ठीक है, चिकन पॉक्स हो। देखिए बेर के फूलों को सूंघने मात्र से ही बेर ततैया के डंक अपने आप झड़ जाती है। जैसे ततैया हमें काटती है ना मेरे भाई, ततैया काटने से हमारे ये तड़पन, जिस तरह से मेरे दोस्तों जलनशिप होती है उस तरह से हम लोग को जलनशिप होता है ततैया के काटने से। लेकिन इससे जब हम बेर के फूलों को सूंघा देते हैं ना मेरे भाई तो ये हमारा डंक बाहर निकल जाती है। ये था सर आपका क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट था मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही तरीके से अगर देख लिए होंगे ना मेरे भाई तो आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, देखिए ये तो मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव का एक भंडारण है आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। ऑब्जेक्टिव का एक भंडारण है आप लोगों के पास, तो लेट ना करें मेरे शेर सरनियों, जाएं इस कोर्स को ज्वाइन करें और 1500 क्वेश्चन प्राप्त करें मात्र 99 रुपया में, और हर दिन टेस्ट लगाएं और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। मलवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लग रही है, अब मलवा, अपना मलवा खाओ उजाड़ू जो सभ्यता है, इससे क्वेश्चन कैसे आएगी सुनिएगा। कहता है मेरे भाई कि मलवा में अब जब सब जगह बरसात की झड़ी लग रही थी तब मलवा के जन जीवन पर इसका क्या असर पड़ रहा था। मतलब मलवा में जब पूरी तरह से बारिश की बौछार हो रही थी उस समय हमारा जो मलवा है वहां के जन जीवन पर क्या असर पड़ा।
आइए सर, एकदम जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही आपको भी लिखना है, क्योंकि देखिए मेरे भाई एग्जामिनर ना आप पैराग्राफ की तरह पूरा लिख डालेंगे ना तो आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया, देखिए इस तरह से आप लोगों को लिखना चाहिए। रट्टा तो लगा लेते हैं बस सब कोई, लेकिन मेरे भाई लिखने का कायदा नहीं पता होता है। इस तरह से आप लोगों को लिखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया लिखने का भी कायदा होती है मेरे भाई। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को दिखा, इस तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जब आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे ना मेरे भाई, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे ना उसका भी दिल पूरा गार्डन गार्डन हो जाएगा। वो कहेंगे कि बच्चों के अंदर में नॉलेज थी, जिन्होंने मेरे दोस्त अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हुए इतना सुंदर तरीके से उन्होंने वर्णन किया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो लिखने का भी तरीका होती है। जैसे मेरे दोस्त यहाँ पे आप देखिएगा कोई पैराग्राफ की तरह लिख दिया है, हो गया नहीं भाई, लिखने का कायदा देखिए। मलवा में जब सब जगह बारिश की बौछार हो रही थी ना, उस समय हमारे मलवा का जनजीवन कैसा था सुनिएगा। फसलों का फायदा हुआ, सुनिए फसलों का फायदा हुआ कैसे, देखिए फसलों का फायदा। मलवा में जब बरसात की झड़ी लग रही थी तब वहां के जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे मैंने लिख रहा हूं वैसा ही आपको लिखना है। जब मलवा में बरसात की झड़ी लगी हुई थी तब वहां के जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्या भाई, वहां के किसानों की फसलें अधिक पानी के कारण खराब हो जाती है। वहां के जो किसान थे अत्यधिक पानी, देखिए फसलों को भी ना एक लिमिट पानी चाहिए। अब ज्यादा पानी दे देंगे ना मेरे दोस्तों मर जाएंगे, तो ज्यादा पानी होने के कारण फसल पूरी तरह से वहां के नष्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन आगे की फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी जमा हो जाता है। चलिए भाई ठीक है, इस बार बारिश हुई जिसके कारण हमारा फसल पूरी तरह से खराब हो गया, लेकिन आने वाला जो अगला फसल में उत्पादन करूंगा ना उसके लिए हमें पानी अभी ये एकत्रित करके रख लिए हैं, आगे आने वाले फसल के लिए हमें फायदा होगी। ठीक है, जिससे गेहूं चना बाजरे फसल की अच्छी खेती हो सकती है हमारा अपना मलवा खाउजारू सभ्यता में। दूसरा पॉइंट में लिखना है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, 3 नंबर मिलेगा भाई। आवागमन को परेशानी आने जाने में। अब देखिए अगर मैं बोलूंगा कि 4-5 दिन तक कंटिन्यू बारिश होगी, हम लोग घर से नहीं निकल पाते हैं, यस या नो, बोलिए ना भाई, यस या नो, हम लोग घर से नहीं निकल पाते हैं ना भाई। वही पूछा गया कि आवागमन को परेशानी, मलवा में होने वाली भारी बरसात के कारण यहाँ के आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ जाने से कई बार पुल, यहाँ पे पुल होगा, पुल आदि बह जाते हैं, और नदी में जब पानी अधिक हो जाती है तो हम सभी को पता है कि पुल टूट जाते हैं या तो पूरी तरह से पुल मेरे दोस्तों बहकर दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना। आगे कहते हैं रास्ते में जगह जगह पानी भर जाता है। जब बरसात में पूरा जबरदस्त बारिश होती है ना मेरे भाई, तो कहीं गड्ढा में पानी भर जाते हैं, जिससे आने जाने वाले जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो आने जाने वाले जो हर दिन यात्राएं करती है ना, उसको आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये था सर आपका पहला क्वेश्चन, आपका मलवा खाउजारू। दूसरा क्वेश्चन आते हैं सर, देखिए अब मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन आती है, अब मलवा में वैसा पानी नहीं गिरता है जैसे गिरा करता था, इसका क्या कारण है। कहता है हमारा लेखक कि अब मलवा में पहले जैसा पानी नहीं गिरा करता है, अभी वर्तमान समय में मलबा में वैसा पानी नहीं गिरता है जैसे पहले पानी गिरा करता था। कैसा करना भाई, अब मलबा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरा करता था। इसका मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। मैंने आप लोगों को कहा था कि बारिश तभी होती है जब पौधे जहां पर ज्यादा होते हैं वहीं पे बारिश होती है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया। तो अपना मलबा खाउजारू सभ्यता में ना मेरे दोस्तों पेड़ को काट दिए गए, जो सभ्यता बनी हुई थी वो सभ्यता को भी उजाड़ दिया गया। ठीक है, उजाड़ देने से वहां पे बसाएगा उद्योग से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, खतरनाक गैस, जहरीले गैस, इस कारण से बारिश होना बंद हो गया। ठीक है, वही कह रहे कि इसका मुख्य कारक औद्योगिक विकास है। आज मलबा की ही नहीं अन्य प्रदेश क्षेत्र भी समस्या से जूझ रही है। और कहता है हमारे लेखक सिर्फ मलबा में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेश भी आज पानी के लिए तरस रहे हैं, सिर्फ इस कारण से क्योंकि औद्योगिक पर ज्यादा विकास ध्यान दिया गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए फैक्ट्री लगाएंगे तो हमारा वातावरण हीट होगी, वातावरण हीट होने से बारिश नहीं होती है। ऋतु चक्र का असमान बदलाव होना, जिस समय बारिश होना चाहिए उस समय बारिश नहीं हो रही है, जिस समय ठंडी होनी चाहिए उस समय बारिश हो जा रही है। वर्षा, शरद तथा ग्रीष्म सभी ऋतुओं के समय चक्र में परिवर्तन हो गया। बिल्कुल भाई, ठंडी के मौसम में पहले कितने ठंडे लगते थे, गर्मी के मौसम में कितने गर्मी होती थी। गर्मी तो ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ठंडी के मौसम जितना दिन तक रहना चाहिए उतना दिन तक नहीं है।
ठीक है, पूरी तरह से हमारा जो मौसम का ऋतु है भाई, ऋतु जो चक्र है वो पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है। बेमौसम बरसात, जब मानसून में बारिश होनी चाहिए मेरे दोस्तों, बेमौसम में बरसात होती है। मानसून कम होता है तथा देर से आता है। मानसून हमारा जून जुलाई में मई जून में घुस आती है, लेकिन मेरे दोस्तों जुलाई अगस्त आ जाते हैं, फिर भी हमें बारिश का मुंह नहीं देख पाते हैं, है ना। अगला देखिए, औद्योगिकरण के कारण वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है। बिल्कुल, औद्योगिकरण के कारण हमारा वायुमंडल में प्रदूषण पूरी तरह से क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। इससे प्रकृति के नियम टूट रहे हैं। इससे हमें क्या होगा, प्रकृति का जो नियम है ना मेरे दोस्त, पूरी तरह से टूट रहा है। तापमान भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और जो हमारा तापमान है वह दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है मेरे भाई, बढ़ता जा रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि हमारा तापमान कितना हीट हो गई है, जिसके कारण वायुमंडल में नमी की कमी आ गई है। वायुमंडल में अगर नमी नहीं होगी तो बारिश कहां से होगा, है ना भाई। वही कह रहा है कि जिसके कारण वायुमंडल में नमी की कमी आ गई है, वनों को काटा जा रहा है, और हम लोग जंगलों को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं मेरे भाई, साफ कर रहे हैं। तथा कारखानों की वृद्धि ने वर्षा को ही नहीं, गर्मी और सर्दी को, ऋतु को भी परिवर्तन किया। और कहता है हमारा लास्ट टाइम हमारे लेखक कहता है मेरे दोस्तों, कहता है क्या कि वनों को काटा जा रहा है, साथ ही साथ हमारा कारखानों में वृद्धि की जा रही है दिन प्रतिदिन। पहले 10 गो फैक्ट्री था, आज 50 गो फैक्ट्री को बसा दिया गया है। इससे हमारा तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि होने से मेरे दोस्तों हमारा ऋतु चक्र पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। तो मेरे भाई ये था सर आप लोगों का सब्जेक्टिव। अब हम लोगों को अगला वीडियो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को यहीं से बताऊंगा। अगला वीडियो में तो आप लोग अगर शुरू से लेकर अंत तक देखें तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्तों जल्दी से बताएं। मैं अभी आप लोगों को सब कुछ बता देता, मैं नहीं बता पाऊँ इसलिए क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, सोना भी है, क्योंकि सुबह 6 बजे से हमारा ऑनलाइन क्लासेस चलती है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप लोग तब तक हमारे साथ जुड़े रहें और अपने आने वाले जनरेशन को बताएं कि मिसाल क्लासेस प्लेटफॉर्म पर कैसे स्टडी किया जाता है। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।